सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग एक्सट्रीम ब्लॉग। सो गाइस, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि आज की ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 15,000 किलोमीटर की ओनरशिप रिव्यू और ओवरऑल 2 साल का मेरे इस बाइक का एक्सपीरियंस। ये 2020 की BS6 मॉडल है और अभी जो है मार्केट के अंदर 2021 का एक नया वेरिएंट लॉन्च हो चुका है इसका, जिस सिर्फ और सिर्फ इसके जो एसेसरीज़ है जो मैंने अलग से लगवाए हैं वो सारी की सारी अब कंपनी फिटेड आ चुकी है। बट ओवरऑल जो इंजन स्पेक है और ओवरव्यू है इसका पूरा का पूरा सेम रहने वाला है, राइडिंग सब्सटेंस पूरा सेम रहने वाला है। तो अगर आप इस बाइक का रिव्यू देखते हो तो आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि क्या चीज़ इसके अंदर में अच्छी है, क्या चीज़ इसके अंदर में बुरी है, और जो भी प्रॉब्लम मैंने इसके अंदर में फेस किया है और जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सारा का सारा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल लुक, स्पेसिफिकेशन, और दूसरे बारे में हम बात करेंगे आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज। तीसरा हम बात करेंगे कि इसके अंदर में क्या अच्छाई मुझे लगी और क्या चीज़ इसके अंदर बुरी रही, और इसके जो लास्ट पार्ट के बारे में हम बात करेंगे कि ओवरऑल आज तक का मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है मेरा डोमिनार 400 को लेके। सो दोस्तों, डिज़ाइन प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका पावर क्रूज़र आती है बाइक, और इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन में बात करूँ तो हमें 373 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC इंजन लिक्विड कूल सिस्टम के साथ में मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 40 bhp 35 न्यूटन मीटर टॉर्क। और इसका जो आपको फ्यूल टैंक है वो मिलता है 13 लीटर का। और इस बाइक के अंदर में जो सारी की सारी लाइटें हैं वो सब के सब फुल्ली LED है। और इसी के साथ मैं आपको मीटर भी दिखा देता हूँ कि मेरी बाइक ओवरऑल कितना किलोमीटर चल चुकी है। तो इसके अंदर में हमें 2 मीटर मिलता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर में इसका मीटर बताता है। तो ये आप जैसे कि देख सकते हो मेरी बाइक टोटल 14,572 किलोमीटर चल चुकी है। तो मतलब आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 15,000 किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक। और इसके अंदर में अगर मैं फ़ीचर की बात करूँ, फुल्ली डिजिटली कंसोल आता है इसमें, जिसमें आपको इंजन किल स्विच आपको बताएगा और आपको रियल टाइम फ्यूल कंजप्शन बताएगा। बाइक में आपका जितना फ्यूल है उस हिसाब से कितना किलोमीटर का रेंज देगी, और जब आपने लास्ट अपनी बाइक राइड करके खड़ी करी है तो टोटल आपको कितना एवरेज इसके अंदर में मिला है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर में बताता है। और गियर इंडिकेशन आपको बताएगा यहाँ पे भी, साथ के साथ आपको यहाँ पे भी टाइमिंग भी आपको बताता है। हालांकि फ़िलहाल इसमें अभी टाइमिंग गलत है। बाइक के अंदर में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है और आप इसको ऑफ़ नहीं कर सकते हो, ये हमेशा ऑन रहता है। डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है जिसका साउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमें इसके अंदर में अलॉय व्हील मिलते हैं, स्पोक व्हील नहीं मिलते हैं। तो ये थी ओवरऑल इसकी कॉस्मेटिक और स्पेसिफिकेशन। सो अब हम बात करते हैं इस बाइक के आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज के बारे में। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये बाइक ना हमेशा हाई ऑन डिमांड में रहती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ना एक है कि यार इस बाइक का जो प्राइस पॉइंट है ना वो इतना सूटेबल है कि आपको इस प्राइस पॉइंट पे ऐसी स्पेसिफिकेशन वाली बाइक अभी तक इंडिया के अंदर में कोई भी लॉन्च नहीं हुई। इस प्राइस ब्रैकेट में आपको बहुत सारी बाइक मिल जाएंगी, बट जो 40 bhp और 35 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना, मतलब बाइक में जो पावर है और स्पेसिफिकेशन है, उस स्पेसिफिकेशन पे आपको एक सिंगल बाइक नहीं मिलने वाली है। सर्विसेज की बात करूँ तो जो इसका सर्विस इंटरवल है ना, जो पहली सर्विस हुई थी वो हुई थी 700 किलोमीटर पे। बाकी जितने भी सर्विसेज है वो सारे के सारे 5,000 किलोमीटर के इंटरवल पे हैं। और अभी तक मैं इसके अंदर में 3 सर्विसेज करवा चुका हूँ। बाइक की सर्विस की कॉस्ट की बात करूँ ना अगर मैं, तो आपको मैक्स टू मैक्स अगर कभी भी आप सर्विस कराओगे ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, तो अभी तक मेरा जो है वो 2500 रुपये का कॉस्ट है। उसका रीज़न ये है कि यार उस महीने मैंने अपनी बाइक में ब्रेक पैड और छोटा मोटा थोड़ा सा काम और भी करवाया था। बाकी जो इसका सर्विस इंटरवल है वो बहुत ही अच्छा है और इतना ज़्यादा आपको पैसा इसमें नहीं लगेगा, और ना ही इसकी जो पार्ट्स है उसका इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग है। और इस बाइक की ना सबसे खासियत मुझे ये लगती है कि यार बजाज ने ना इस पर्टिकुलर बाइक के लिए एक सेपरेट मैकेनिक्स रखे हैं हर सर्विस सेंटर में। वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनार को ही देखते हैं और कोई बाइक नहीं देखते हैं। और इस बाइक का ना अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कस्टमर रिस्पॉन्स ना टॉप ऑन प्रायोरिटी है। अगर
मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ना सर्विस का बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाला है। बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने झेली है इस बाइक में, क्योंकि ये मेरी बाइक 2020 BS6 की पहली लॉट है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के लेटर पार्ट में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या पार्ट्स चेंज करवाए हैं अभी तक। लॉन्ग टूर करते हो जिसके लिए ये मानी जाती है, किसी भी स्टेट में चले जाओ भाई, बजाज ना हर जगह अवेलेबल है। तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार मैं कहीं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ तो मेरे को सर्विसेज नहीं मिल पा रही है। तो ये था मेरा आफ्टर सेल्स एंड सर्विस का पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज़, अब आते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इसके अंदर में कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है और जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, मतलब जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितने भी रूमर्स आपने इंटरनेट पे सुने हैं, यूट्यूब पे देखे हैं, सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस बाइक का ना एक एक पार्ट इतना हैवी है कि आपको भूल जाओ कि लॉन्ग टर्म में ना कभी भी दिक्कत आएगी। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये वाला पार्ट ना थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था, या मतलब कोई इशू आ रहा है, चाहे वो प्लास्टिक से लेके हो, फाइबर से लेके हो, या फिर आपका चेसी से लेके हो, या फिर कोई भी एक छोटा छोटा पार्ट हो। अब जो हमारा नेगेटिव पार्ट है ना, वो ना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा लंबा है और ये ही बड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट है इस बाइक को लेके। तो यार देखो, इस बाइक में ना मैंने 3 सर्विस करवा रखी है। तो जब मैंने पहली सर्विस करवाई थी ना, करीबन मेरी बाइक पहली सर्विस के बाद 1200 किलोमीटर चली थी। तो उसमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया था वो ये फेस किया था कि मेरी इस बाइक के अंदर में ना ABS मोटर ख़राब हो गई थी और मेरे दोनों बाइक के ABS काम करना बंद कर चुके थे। बट ये है कि बजाज वालों ने बिल्कुल उसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई कर दिया था। हालांकि उस टाइम पे कोविड का सिचुएशन था, तो चेन्नई से सारे पार्ट्स आते हैं इसके, तो वहाँ से इसके पार्ट्स आना बंद हो चुके। तो फिर भी उन्होंने मेरे को सिर्फ 15 दिन के अंदर में मेरी बाइक का ABS मोटर ठीक करके दे दिया था। तो ये मेरा सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम फेस किया था करीबन 1200 किलोमीटर पे। जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम मैंने इसके अंदर में फेस करी, जो आप इसका ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट इसका गैस्केट कहते हैं। तो ये आप चाहे नई डोमिनार ले लो या पुरानी वाली, मतलब 2019 वेरिएंट जिसमें डुअल बैरल एग्जॉस्ट आते हैं ये वाले, तो उसमें ना यार ये पता नहीं क्या होता है इसको, बट ये अपने आप ही निकल जाता है, जिसकी वजह से ना आवाज़ फटने लगती है और बहुत ही ज़्यादा लाउड आवाज़ आने लगती है। मैं ना आपको आई बटन में सारे लिंक दे दूंगा, इनके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो भी बनाया है। तो ये अगर कोई प्रॉब्लम फेस करेगा तो ना वो ये सारी वीडियोस देख के बड़े इंस्टेंट तरीके से रेक्टिफाई कर सकता है कि एक्चुअल में बाइक में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो ये मेरी दूसरी प्रॉब्लम थी जो दूसरे सर्विस के टाइम पे आई थी मेरे को। और तीसरी बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ना 2 प्रॉब्लम एक साथ आई थी। एक तो ये वियर एंड टियर का पार्ट है, तो इस टाइम तक मेरी बाइक ना यार 12,000 से ऊपर चल चुकी थी। तो मेरा जो ये शॉकर है वो USD फोक्स लीक हो गया था, जिसको मुझे बनवाने की कॉस्टिंग आई थी करीबन 1000 रुपये। और जो मेरा मेन प्रॉब्लम हुआ था ये हुआ था कि जो मेरी सेल्फ की मोटर होती है ना वो ख़राब हो गई थी। वो अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी डाली हुई है, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप देख सकते हो। तो वो भी मेरा ना ठीक हो गया था और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हुई है। सिर्फ और सिर्फ मेरा जो इसका पैसा लगा था 1000 रुपये, क्योंकि ये नॉर्मल वियर एंड टियर में आता है। डिपेंड करता है आप कैसी तरीके से बाइक चलाते हो, तो इसका आपको कभी भी कोई क्लेम नहीं मिलता। और जो मेरा ये था गैस्केट, ये मेरे को पड़ी थी 90 रुपीज़ का। अब नेगेटिव बातों में ही अगर मैं बताऊं तो यार मुझे ना इसका ये देख सकते हो आपकी साइलेंसर का पाइप, ये जो बेंड पाइप आप देख रहे हो, ये मुझे समझ ही नहीं आता यार कि ये क्या है। आप अगर 500 किलोमीटर भी चलाओगे ना तो भी ये इतना ही रस्ट कर जाता है, और देख सकते हो ये कितना बुरी तरीके से रस्ट पकड़ चुका है। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप में से कोई इसका सॉल्यूशन जानता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये थी। और एक जो आप ना इसकी बहुत ही नेगेटिव बात सुनते होगे कि डोमिनार के अंदर में यार इंजन फट जाता है। तो गाइस देखो, मैं ना वो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप डिटेल में जाके देख सकते हो। बट अभी के लिए मैं इस वीडियो में बता दूँ कि भाई देखो, वो जो इंजन फटा था ना वो 2019 मॉडल में फटा था, जो कि BS4 था। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है लोकी ट्यूब, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, तो उसके बाइक का इंजन फटा था। और एक कोई भाई है जो DSB कुछ व्लॉग करके है, ऐसे कुछ नाम है, उनका इंजन फटा था। तो दोनों भाई से लगभग मैंने बातें की थी। लोकी ट्यूब तो खैर मेरा दोस्त ही है, तो उससे मेरी बहुत ही पर्सनल लेवल पे बात हुई थी, और उस वाली वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आई क्या थी। हालांकि BS6 की जो बात करें तो उसमें एक भी सिंगल बाइक नहीं निकली जिसके अंदर में कोई प्रॉब्लम आई है इंजन फटने की। हाँ, BS6 में
एक जो कॉमन प्रॉब्लम आई है कई लोगों को, वो ये आती है कि यार हेड के अंदर में ना एक नॉकिंग की आवाज़ आती है। तो वो ना मेरे 2-4 और दोस्तों ने भी प्रॉब्लम फेस करी है। हालांकि मेरी बाइक में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। तो वो जो हेड की नॉकिंग की प्रॉब्लम है वो भी कोई मेजर इशू नहीं है। वो थोड़ा सा टाइपिंग को लेके उसकी सेटिंग्स ख़राब हो जाती है, और हेड में अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो अभी तक जो मैंने सुना है सिर्फ एक ही बाइक के बारे में, शोरूम में गया था तो, कि उसमें सिर्फ हेड का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो पूरा हेड वेड चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और एक चीज़ और बता दूं कि ये सारी चीज़ें ना जो भी इसमें मेजर प्रॉब्लम होती है वो सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चेंज हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ लेबर कॉस्ट लगती है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि बाइक ना 5 साल के वारंटी के साथ में आती है, और साथ के साथ 80,000 किलोमीटर तक की इंजन की वारंटी। बट उसमें होना क्या चाहिए, उसमें कंडीशन ये है कि भाई आपकी ना बाइक सारी की सारी सर्विस सेंटर से ही सर्विस होनी चाहिए। कोई भी आपने कभी भी कोई भी पार्ट बाहर से ना खुलवाया हो। तो ये था सबसे बड़ा इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी नेगेटिव में और अगर मैं बात करूं तो यार इसका ना जो एक रियर डिस्क ब्रेक है ना, सबसे घटिया डिस्क ब्रेक है इसका। इसके बारे में मैंने बहुत बार वीडियो बनाई हुई है और इसके अंदर में कंप्लेंट भी किया हुआ है, बट उसमें ना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि बजाज जो क्या करता है ना, असल में प्रॉब्लम इसके कैलिपर में नहीं है, प्रॉब्लम इसके जो डिस्क पैड आते हैं ना वो है। इसका डिस्क पैड बहुत ही नॉर्मल सा आता है। तो मैंने इसके अंदर में अभी जो है EBC के अपग्रेड कर रखे हैं, तो उसकी वजह से मेरी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। सो गाइज़, अब बात करते हैं हमारे वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट की, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल मेरा जो राइडिंग एक्सपीरियंस है या फिर राइडिंग सब्सटेंस है बाइक का, या इंजन का जो पावर है, जिसके बारे में मैं भी आपको बाकी कुछ पॉइंट्स में बता रहा था, वो कैसा है। मतलब कोशिश करूँगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझा सकूँ। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपना राइडिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो वो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं इसे चला के ही बताऊँ, तो इस वजह से मैं GoPro पे शिफ्ट हो चुका हूँ। तो गाइज़ देखो, सबसे पहले अगर मैं इसकी राइडिंग सब्सटेंस की बात करूँ ना, तो जो आपका सिटिंग पोस्चर होता है वो बहुत ही कमांडेबल पोजीशन होता है। मतलब एक जो पीछे है ना आपकी जो स्पाइन है वो ऐसे झुकी नहीं रहती बाकी बाइकों के हिसाब से। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि मैंने अपनी बाइक में हैंडल बार राइज़र लगवा रखा है। बट अभी अगर कोई भी ये बाइक को लेना चाहेगा ना तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसका रीज़न ये है क्योंकि इस बाइक में ना 2020 BS6 मॉडल में मैंने सारी की सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट एज एन एसेसरीज़ लगवाई हुई है, क्योंकि उस टाइम तक कंपनी ये सारी चीज़ें नहीं देती थी। बट अभी अगर कोई भी इस बाइक को लेने जाएगा ना तो उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो मतलब जो अभी मैं आपको राइडिंग सब्सटेंस का फीडबैक देने वाला हूँ ना, वो अप्रॉक्सीमेटली आपको सेम ही मिलेगा अगर आप नई वाली डोमिनार ख़रीदते हो तो देखो भाई, इसका जो सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है ना कि यार देखो, इसका जो 40 bhp का पावर है ना यार, वो बहुत ही सुपर्ब है। मतलब आप जब बाइक चलाओगे ना तो थोड़ा सा ना आपको डर लगेगा। और अगर जो बिगनर है, जैसे जिसने 100 cc की बाइक चलाई है या 150 cc की बाइक चलाई है और वह एकदम से शिफ्ट हो रहा है ना इस बाइक पे, तो उसको भाई पक्का डर लगने वाला है और उसको काफ़ी टाइम लगेगा। मतलब लगा लो 1 से 1.5 महीना लग जाएगा इसके सारी चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि पहले और दूसरे गियर में ना बहुत अच्छा खासा पावर देती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। तो ना अभी मैं बाइक ना फर्स्ट गियर में है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि यार ये ना पहले गियर के अंदर में कैसा पुल मारती है, पहला और दूसरा। आप ध्यान से नोटिस करोगे ना तो ये जो नंबर है ना ये स्किप हो जाएंगे। मतलब कई बार ऐसा होगा कि जैसे 10 से सीधा 15 उठ जाएगा, 15 से सीधा 20 हो जाएगा। तो मतलब इतना ज़्यादा पावर देती है ना ये पहले और दूसरे गियर में कि कई बार नंबर स्किप हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं ना खींच के दिखाता हूँ आपको पहले गियर में। तो देख सकते हो आप, मैं 5वें गियर में था और लगभग 140 से प्लस चला गया। तो भाई बहुत ज़्यादा पावर है इस बाइक में। और जो नंबर है ना यार, वो मतलब कई बार तो स्किप ही हो जाते हैं। आई होप को आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। और अभी तो मैंने ना शिफ्टिंग थोड़ी सी जल्दी करी। एक शिफ्टिंग सेकंड गियर वाली रेड लाइन पे हो गई थी।
तो इसका जो फर्स्ट एंड सेकंड गियर है ना, उसमें आपको दबा के पावर मिलने वाली है। आप कितनी भी ऊंची चढ़ाई पे चले जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके अंदर में। जितना ज़्यादा टॉर्क होता है ना, उतना ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ने में बाइक को दिक्कत नहीं होती, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पुल मिलता है बिल्कुल आपको। और बाकी जो इसका थर्ड गियर है ना, वो थोड़ा सा लो है। फोर्थ एंड फिफ्थ और सिक्स्थ आता है ना, वो यार इतने लॉन्ग रेशियो के गियर हैं कि आप जब क्रूजिंग करोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि यार मेरे को गियर ना बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट करना है, या फिर मतलब बाइक नॉकिंग कर रही है कि मुझे गियर चाहिए, या फिर बहुत ओवर रेव कर रही है। तो ये सबसे एक बहुत ही अच्छी बात है इसकी। और इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है ना, वो क्रूजिंग स्पीड 110 120 ही रहने वाली है। मतलब आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि यार बाइक अंडर पावर है, या फिर मुझे ना थोड़ा सा और पावर चाहिए था। इनफैक्ट जब तक आपके आसपास में या फिर 390 ड्यूक नहीं है ना, या उससे ऊपर की बाइक है, आप हर टाइम ये फील करोगे कि यार मतलब इसको बीट करने वाली कोई है ही नहीं। जैसे मैं जब राइडिंग ग्रुप्स को ज्वाइन करता हूँ ना, तो जैसे डोमिनार का ग्रुप है तो उसमें तो ठीक रहता है। बाकी अगर जैसे कोई दूसरी बाइक है, अगर मैं ग्रुप में होती हैं और उनके साथ में राइड कर रहा होता ना, तो ये जो बाइक है ना, आपको ये लगा लो 100 तक तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कभी कि आप 100 पे कब चला रहे हो कब नहीं। तो होता क्या है कि बाकी बंदे ना, मतलब उनकी इंजन ना ओवर रेव मार रही होती है, या फिर उनको थोड़ा सा वाइब्रेशन फील हो रहा होता है, तो वो 70 या 80 के बीच ही रहते हैं। बट मेरी जो क्रूजिंग स्पीड ही होती है ना, वो ही 100 होती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता। दूसरी बात कि अभी जो मेरी बाइक है वो करीबन होगी 220 किलो की, इतने सारे एसेसरीज मिला के। बट जो कंपनी से ड्राई वेट आता है इसका, कंपनी से स्टॉक, वो आता है 187 समथिंग आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हो तो। फुल टैंक लेके बहुत ज़्यादा 195 तक चली जाती होगी। बट यार ये जो खड़े में तो इसका बहुत हैवीनेस पता चलता है, बट जब आप बाइक चला रहे हो ना, तो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि यार इसका जो वेट है ना, उसकी वजह से बाइक रोड पे चिपक के चलती है बिल्कुल। आपको कभी ये फील नहीं होगा कि यार मतलब जैसे हाईवे पे विंड ब्लास्ट आता है ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि यार बाइक इधर उधर हो रही है, या फिर ऐसा वैसा फिसल रही है, कुछ भी हो रही है। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, अभी तक जो मैंने चलाई है उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मुझे ऐसा कभी नहीं फ़ील हुआ कि यार मेरे गियर अटक गए हैं या फिर कुछ दिक्कत आई है। उसका एक रीज़न ये भी है कि मैं यार मॉड्यूल का ऑयल यूज़ करता हूँ, और प्रॉपर टाइमिंग पे ही मैं अपनी बाइक सर्विस करवाता हूँ। तो एक यार अच्छा बेटर सर्विस भी होना ना, सर्विस इंटरवल होना भी बहुत मैटर करता है गियर शिफ्टिंग पे, बाइक की लाइफ पे। और एक चीज़ और होता है कि यार देखो, मैं ना क्या करता हूँ, अपनी ना बाइक का हर 7-8 महीने पे ना एक बार ये क्लच वायर चेंज करवा देता हूँ, क्योंकि ना सीज़न टू सीज़न वेरी करती है क्लच वायर। सर्दी भी झेलती है, गर्मी भी और बरसात भी, तो ना उसमें जंग लग के थोड़ी सी भारी हो जाती है। तो मैं ना क्लच को चेंज करवा देता हूँ, क्लच वायर को, जिसकी वजह से मेरा जो शिफ्टिंग है एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। ये छोटा सा एक मैंने बताया आपको अच्छा लगे तो आप भी करवा सकते हो। और ये जो आप अभी लो फ्यूल देख रहे हो ना इसके अंदर में, तो ये लो फ्यूल है नहीं मेरी बाइक में। एक्चुअली ये जो 2 डंडी है ना, उसके बाद भी इसके अंदर में 2.5 लीटर के करीबन तेल रहता है। बट इसका ना ये सिस्टम है, इस हिसाब से बना हुआ है कि अगर आपका इसमें 3 डंडी से नीचे अगर पेट्रोल रहेगा तो आपको लो फ्यूल लेवल दिखाता ही रहेगा ये, क्योंकि ये बाइक फ्यूल इंजेक्टेड है। और इसके अंदर में अगर आपने 3 लीटर या 4 लीटर से नीचे अगर पेट्रोल रखा ना, तो फ्यूल इंजेक्टर फूक जाएगा। तो ये एक रीज़न है इसका। बाकी अभी इसके अंदर में पेट्रोल आराम से 6 लीटर से ऊपर है। बट ये ना बहुत अनोइंग लगता है इसका। हालांकि इसका एक एस मोड का बटन दबा के भी कर सकते हैं इसमें, बट चलती जल्दी बाइक में वो मैं ध्यान नहीं देता, अब आदत सी पड़ गई है मुझे। इसका जो साउंड है ना, एग्जॉस्ट साउंड बहुत ही अच्छा है। इसका जो रोड प्रेजेंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। एक तो मैंने इसके अंदर खूब सारी एसेसरीज भी लगवा रखी है। अब तो खैर बाय डिफ़ॉल्ट ही इतनी एसेसरीज आने लग गई है। इनफैक्ट एक एसेसरीज़ और भी ज़्यादा आती है कि पीछे आपको टॉप रैक भी आता है। तो भाई इस बाइक का ना फील बहुत ही अलग है। जहाँ भी जाओगे ना, इस पर्टिकुलर कलर में बंदे बहुत मुड़ मुड़ के देखते हैं कि यार आखिर कौन सी बाइक है, क्योंकि बजाज का एक सिर्फ छोटा सा ही टैग है इसमें, जो कि इंजन के पास में है। बाकी कोई बंदे पहली बार देखते ना तो बता भी नहीं पाते
कि यार ये बजाज की बाइक है या कौन सी बाइक है, लगभग इसको निंजा ही समझते हैं सारे के सारे। और फील अगर बताऊं तो भाई इस बाइक की ना फीलिंग बहुत बड़ी वाली बाइक की फीलिंग है। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप मतलब कोई एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बाइक चला रहे हो, जो नॉर्मली बाइक की फीलिंग होती है पतली सी, तो वो एक बहुत अच्छी बात है इसकी। तो भाई आई होप कि मैंने ना बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में कवर कर दी होगी। एक जो चीज़ और है वो मैं बताना चाहूँगा कि भाई ये एवरेज कितना देती है। कंपनी क्लेम करती है 25 का, अगर आप सिटी में चला रहे हो ना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो भाई उसके अंदर में आपको 18 से 19 का एवरेज देगी। और अगर हाईवे पे चल रहे हो तो बड़े प्यार से आपको 23 से 24 का एवरेज देती है। वो जो आपको बहुत सारी वीडियो दिखती है ना कि माइलेज टेस्ट वगैरह ये सब, तो भाई उस पर मत जाओ। वो ना क्या होता है कि मैंने भी किया हुआ है, उस टाइम बंदे ना धीरे धीरे ही चला रहे होते हैं बाइक, मेरे को भी नहीं पता था, जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको। जो एक्चुअल माइलेज होता है ना यार, वो एक लॉन्ग टर्म के बाद ही पता चलता है। वो जो आपको 1 लीटर में दिखाते हैं वो कभी भी एक्चुअल माइलेज नहीं होती है, क्योंकि उस कंडीशन में आप कभी हमेशा बाइक चला ही नहीं सकते हो। हीट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यार हीट मैनेजमेंट इसकी बहुत ही अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ड्यूक 390 और हिमालयन 400 से। भाई उस हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल है, क्योंकि इसके फ़ैन है ना अच्छे तरीके से पूरा हीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यूसली फ़ैन चल ही रहे हैं जो इरिटेटिंग साउंड करता है ड्यूक 390 में। तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है मुझे पता है, बट इस वीडियो में मैंने आपकी एक एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। और मेरी तरफ से भाई आप इस बाइक को ना ले लो, क्योंकि भाई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस लेवल की बाइकों में आती है, बट सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि कोई भी ब्रांड अपनी प्रोडक्ट के टूवर्ड कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई कभी भी आपको 1% शिकायत नहीं होगी कि यार नहीं मैंने बहुत गलती कर दी है बाइक लेके, या बजाज वाले मेरी सुन ही नहीं रहे। भाई कुछ भी होगा ना, इतनी कस्टमर ओरिएंटेड है ना इस बाइक को लेके बजाज, कि भाई एक बार गलती से भी कुछ कंप्लेन कर दी ना आपने, मतलब आपकी दूसरी बाइक का मुझे नहीं पता कोई एक्सपीरियंस और किसी और ब्रांड का, बट इसमें इतनी मतलब इंस्टेंटली सुन लेंगे ना आपकी बात और रिजॉल्व कर देंगे कि उसके लिए भाई मैं ना बजाज को प्लस पॉइंट देना चाहूँगा। तो भाई आज की इस वीडियो में यही सारी बातें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो भाई पता ही है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑलरेडी हम 10,000 के करीबन हैं, और थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दोगे यार तो बहुत जल्दी हम 10,000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पूरा कर लेंगे। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे पूछ सकते हो, और भी बहुत सारी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और कमेंट करके भी आप मुझे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।